यूट्यूब के दर्शकों को हम बता दें कि आज हम आप लोगों से मिलाने जा रहे हैं गुप्त काशी के गृहस्थ संत। गृहस्थ संत हम इसलिए बता रहे हैं कि आपकी पूरी प्रवृत्ति संत की है, कार्य भी उसी का है, परंतु गृहस्थ का भी कृषि कार्य, समाज सेवा, यह समस्त कार्य इनके द्वारा निरंतर संपादित किया जाता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी आपको महारत हासिल है। आज हम ऐसे ही एक विद्वान, परमादरणीय श्रद्धेय श्री रवि प्रकाश चौबे जी से आप लोगों से मिलवाने जा रहे हैं, जिनसे हम क्रमवार तरीके से अभी हम आध्यात्मिक स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके उपरांत फिर कभी हम अन्य जो सोनभद्र की विरासत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आदरणीय रवि प्रकाश चौबे जी, जो जिन्हें हम अपनी दृष्टि में पूरी तौर पर गृहस्थ संत समझते हैं, हम चाहेंगे आदरणीय चौबे जी कि आप सोनभद्र में स्थित जो गुप्त काशी के नाम से विख्यात है, आप क्रमवार तरीके से एक एक आध्यात्मिक केंद्रों के बारे में हमें बताने की कृपा करें। आदरणीय चौबे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, जो आपने अपने YouTube चैनल के माध्यम से सोनभद्र जनपद में गुप्त काशी छिपे हुए रहस्यों को बताने का दर्शकों को प्रयास किया है। मैं इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सोनभद्र जनपद मुख्यतः 5 राज्यों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसे गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर सृष्टि सृजन के सभी साक्षी स्थल मौजूद हैं। ओम पर्वत, त्रिवेणी संगम, दुनिया के सबसे प्राचीन जीवाश्म, कर्णकोट, विजयगढ़ दुर्ग, अघोरी दुर्ग, गोमुख, प्रकृति का कंठ, कंठा पहाड़ सहित यहाँ पर अनेकों विरासत जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। लेकिन मुख्यतः जितने भी यहाँ पर हमारे स्थल हैं, जो सभी ऋषि मुनियों द्वारा पूजित और स्थापित हैं, जिसकी हम लोग वैज्ञानिक मान्यता भी आज मिली हुई है कि यहाँ के जो भित्ति चित्र, गुफा चित्र और जीवाश्म है, यह दुनिया के सबसे प्राचीन जीवाश्म है। यहाँ का पत्थर दुनिया का सबसे प्राचीन पत्थर है। तो यह सृष्टि सृजन का साक्षी स्थल है। यहाँ से सृष्टि की शुरुआत इस सोनभद्र से हुई है। जी जी, जो आज पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और मानव जीवन को विकसित करने के लिए, मानव सभ्यता को विकसित करने के लिए बेलन नदी घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में एक है, वो भी हमारे यहाँ ही मौजूद है। तो मैंने इसके लिए बताया कि मैं यहीं का जन्मा, यहीं पला पोसा। तो यहाँ पर की दुर्दशा मैंने देखा कि लगातार दुर्दशा हो रही है और यहाँ सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पर 700 प्रकार की यहाँ पर वनस्पतियां, जड़ी बूटियां हैं। यहाँ पर चेरा पूंजी की तरह आज से कुछ वर्षों पूर्व तक बरसात होती थी। और बता दें कि यहाँ के जो पहाड़ के सबसे टॉप के गांव हैं, खोड़ेला, बड़ेला और सिरुई, मलकुड़ी के आगे ये 4-5 गांव का, मैं 15 में, जब यहाँ 14-15 में कुछ सूखा पड़ा था तो मैं गया उस गांव में। तो लोगों ने बताया कि, मैंने पूछा कि ये बताइए कि यहाँ सूखा इसी साल पड़ा है कि और पहले भी पड़ा था। तो लोगों ने बताया कि यहाँ कभी सूखा पड़ा ही नहीं था, अब सूखा इस वर्ष पड़ा है। तो यहाँ के ऐसे क्षेत्र और ऐसी प्रकृति है। लेकिन यहाँ अदूरदर्शिता के कारण जो सरकार की जो नीतियां बन रही हैं, उनके कारण पूरी तरह से यहाँ की प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, जिसके वजह से हम लोगों ने ठाना है कि नहीं, प्रकृति को हम लोग बचाएंगे और अपनी बात जन जन तक पहुँचाएंगे। सरकार को भी बताएंगे कि अगर यहाँ पर इसी तरह से चोट करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब महाप्रलय सामने आएगा। जी जी, ये आपने बताया, बड़ी अच्छी बात। अब हम चाहते हैं कि क्रमवार तरीके से अन्य विषयों पर भी चर्चा कीजिए। जी, यहाँ पर पहाड़ों में लगभग अनगिनत जल स्रोत हैं। जिन जल स्रोतों को अगर हम चाहें तो गाँव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पाइपलाइन के द्वारा हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। पहाड़ों पर भी हैंडपंप गाड़ने की बात हो जाती है, जहाँ देखिए वहीं हैंडपंप, जबकि 90% हैंडपंपों का जल दूषित है। आज कोई भी
बड़ा आदमी या कोई भी पेट के बीमार का आदमी हैंडपंप का जल नहीं पीता है। जबकि हमारे यहाँ पहले कुआं थे, प्राकृतिक जल स्रोत थे, तो ये भड़काया गया कि जो है ये तो इसमें दूषित है, ऐसे है। तो कंपनियों का व्यापार बढ़ाने हेतु प्रकृति को एकदम पूर्ण रूप से नष्ट किया जा रहा है। यहाँ पर यहाँ विजयगढ़ दुर्ग है। विजयगढ़ दुर्ग जो अगस्त्य महामुनि की तपोस्थली, और चंद्रकांता सीरियल में आप लोग देखे होंगे कि उसमें बहुत सारा चीज देवकी नंदन खत्री ने बताया है, जिसमें अय्यार होते थे। अय्यार जो है जमीन के अंदर चलने के रास्ते जानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं, मनुष्यों के जगत के गुरु ब्राह्मण हैं। उसी प्रकार अय्यारों के गुरु अगस्त्य महामुनि हैं, जिनकी वो तपोस्थली है और जिसके नाम से भारत देश पड़ा। ऐसे भरत जिनका शिक्षा दीक्षा यहीं कर्णकोट पर हुआ, जिनके नाम से कर्नाटक राज्य पड़ा, ऐसे कर्ण मुनि की तपोस्थली कर्णकोट यहाँ पर मौजूद है। त्रिविध ताप त्रासक ने त्रिमुहानी, जिसे तुलसी बाबा ने लिखा है अपने रामचरितमानस बालकांड के 41वीं चौपाई में कि त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी मिले महानद सोन सुहावन का वर्णन करके अपनी चौपाई में इतना विस्तृत किया है। इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि अन्य जगहों पर हम मुहूर्त के अनुसार अगर तीर्थ स्नान करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ बिना मुहूर्त का अनवरत कभी भी आप यहाँ त्रिवेणी संगम पर स्नान करके उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उसी त्रिवेणी संगम पर लगातार कई वर्षों से खनन किया गया। उसी त्रिवेणी संगम पर बड़े बड़े बिजली के पोल लगा दिए गए। उसका एक भी सीढ़ी घाट स्नान करने के लिए नहीं बनाया गया। चारों तरफ से माने यहाँ पर त्राही त्राही कर दिया गया। यहाँ के पहाड़ जो 500,000 फीट के ऊंचे हैं, उन पहाड़ों को, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और खनन का रूल है, वह सबको न मानते हुए 200-200 फीट 300-300 फीट की खाई बना दिया जा रहा है, जिससे भूगर्भ का जल तो नीचे जा ही जा रहा है, हमारी उतनी जमीन ही खत्म हो जा रही है। ठीक है, हम विकास की अवधारणा को मानते हैं तो हम विकास की ओर बढ़े जरूर। ये संगम की बात अभी हम कर लेते हैं। हमें लगता है आप सोन और विजुल और रेणु नदी के संगम की बात कर रहे हैं, ताकि दर्शकों को मालूम हो जाए, जो अघोरी के पास स्थित है। जी, उसी की चर्चा आपने किया। जी 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 जी, अब आगे बताएं जी। तो उसको लेकर के जैसे यहाँ लोग कभी पूछते हैं कि जब मैंने शुरुआत किया तो ये कहाँ लिखा है, वो कैसे लिखा है, तो इसके बारे में अग्नेय पुराण, काशी खंड और तुलसी बाबा के रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है कि यहाँ सोनभद्र गुप्त काशी संगम क्या है। भगवान राम भी वनवास के दौरान ये गुप्त काशी की परिक्रमा किए थे। पांडव भी अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे और एक कुंती की प्यास बुझाने के लिए पंडो चट्टान के नाम से एक प्रसिद्ध है, जहाँ से जल निकलता है। त्रिवेणी संगम जो अघोरी दुर्ग और बाबा शोभनाथ बंसरा माता के तट पर है, निवास है वहाँ पर, जहाँ मैंने साधना का केंद्र था। चंद्रमा ऋषि ने स्वयं बाबा शोभनाथ की पूजा यहाँ अर्चना किया। यह गुप्त क्षेत्र रहा और गुप्त ये संगम रहा है जी। इस पर हम सरकार को, शासन को चाहिए कि यहाँ पर जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं, जो हमारा संगम है, वहाँ पर घाट बने, वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था रहे, ताकि श्रद्धालु वहाँ पर जाएं, स्नान करें, दर्शन पूजन करें, तो पुण्य का फल प्राप्त होगा। अध्यात्म का क्षेत्र है, शांति का क्षेत्र है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर। जी जी। विजयगढ़ दुर्ग के बारे में बताएं। विजयगढ़ दुर्ग तो चंद्रकांता सीरियल के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ विजयगढ़ दुर्ग आप देख सकते हैं कि 1250 फीट की ऊंचाई का, चोटी का एक अष्टकोणीय दुर्ग है, जहाँ पर ऊपर सरोवर है, जिसका जल, जहाँ गर्मी के दिनों में मैदानी इलाके में
पहाड़ी इलाके में नदियां सूख जा रही हैं और वाटर लेवल जमीन का 25 फीट 50 फीट तक नीचे चला जा रहा है। वहाँ विजयगढ़ दुर्ग पर उस पहाड़ के ऊपर अनवरत जल रहता है, जहाँ लाखों लोग गर्मी का दिन हो कोई भी दिन हो वहाँ पर उसमें स्नान कर सकते हैं, उसका जल का सेवन कर सकते हैं। और मान्यता वहाँ की है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व 40 45 50 वर्ष पूर्व अभी भी बुजुर्ग लोग हैं बताते हैं कि वहाँ पर आप जाते और उस सरोवर से अगर पात्र मांगते कि हमको एक बर्तन अनाज या कुछ भी, तो वहाँ से उससे मिल जाता था और फिर लोग पात्र बना करके भोजन बना करके पुनः वहाँ पर छोड़ देते। और उससे पीछे जाएंगे तो वहाँ पर जैसे कृषि करने हेतु बीज अनाज जैसे हमारे दुकान से खरीदते हैं या किसी अन्य से लेते हैं, तो बीज अनाज भी वहाँ उस सरोवर से मिला करता था, ऐसी मान्यता है और लोग ऐसा बताते हैं। साथ ही वह धरोहर बहुत ही सुरक्षित धरोहर थी, लेकिन अंग्रेजों के समय में वहाँ पर कब्जा किया गया और उसके बाद आजादी के बाद उस धरोहर को विजयगढ़ दुर्ग को एकदम फ्री छोड़ दिया गया। न तो भारत सरकार ने स्वयं उसको अपने अधीन किया और न ही यहाँ के राजा हैं उनको दिया। और बीच काल में फिर वहाँ पर इतनी खुराफात होने लगी, जब कोई भी स्थल को नष्ट कर दिया गया। वहाँ पर आजादी के बाद वहाँ खिड़की दरवाजा सब कुछ था, लेकिन जब फ्री छोड़ दिया गया तो दुर्ग हमारा आज नष्ट होने की कगार पर है और वहाँ तमाम कुकृत्य हो रहे हैं, तमाम उस तरह के जो है वहाँ हो रहा है कार्य। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि वह हमारी धरोहर हमारी सुरक्षित रहे। जी जी। और जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनमें से कुछ की चर्चा करें, बताएं आप। प्राकृतिक जल स्रोत यहाँ एक गोमुख है, जहाँ शिव के स्वरूप जल के देवता और गुरु गोरखनाथ के गुरु बाबा मच्छिंद्र नाथ की तपोस्थली है, जहाँ से मुख की आकृति पहाड़ में बनी हुई है। जैसे हम सभी प्राणियों का मुख है उसी प्रकार से वहाँ पर मुख बना हुआ है। उस मुख से निरंतर अबाध गति से जल अंदर के से निकलते रहता है, चाहे जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो। बरसात के दिनों में थोड़ा जल का प्रवाह बरसात की वजह से बढ़ जाता है चारों तरफ, लेकिन गर्मी में भी निरंतर वहाँ से जल निकलते रहता है। और वहाँ अद्भुत वह स्थल है, एकदम गुप्त स्थल है जहाँ साधना का केंद्र है। वहाँ से वो जल निकल करके नीचे दो बड़ी बड़ी 1000 फीट की एक दरी के खाई के रूप में दरी बनती है, जिसका प्राकृतिक दर्शन कर लेने से ही मन के भाव तमाम विकार जो है दूर हो जाते हैं। और थोड़ी ही दूर में 5 किलोमीटर के दूरी पर फिर वह सोन नद में जाकर के जल मिल जाता है। इसी प्रकार एक छिपा थाली के नाम से स्थान है यहाँ पर, जो गुप्त काशी के पूर्वी क्षेत्र में जो अपने नगवा ब्लॉक के क्षेत्र में है। तो वहाँ पर प्राकृतिक रूप से जैसे केदारनाथ धाम में शिवलिंग है, उसी प्रकार से यहाँ भी प्राकृतिक रूप से छिपा ताली में शिवलिंग है और गुफा है। 3 वहाँ पर बाघ शेर की गुफाएं हैं और 3 जल स्रोत भी हैं, जो एकदम पहाड़ के ऊपर से एकदम जल निकलता रहता है। और वहाँ की विशेषता यह है कि वहाँ का जो मुख्य जल स्रोत है, वहाँ कभी भी माने बरसात हो गर्मी हो जाड़ा हो, वहाँ से जल एक ही समान निकलता है। कभी उसमें से वो उसकी धारा न कम होती है न अधिक होती है। वहीं पर एक जगह ऐसा जगह है जहाँ पर शिवलिंग की आकृति है और जब चारों तरफ का जल स्रोत सूख जाता है तो शिवलिंग की आकृति से नीचे से जल निकलते रहता है। तो यहाँ की महिमा अपरंपार है, जिसको आजादी के बाद छुपा दिया गया। और यह अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल रही कि जो सृष्टि सृजन का साक्षी स्थल है, जब हम उसे नष्ट भ्रष्ट कर देंगे तो धीरे धीरे यहाँ के लोग हिंदुत्व सनातन धर्म अध्यात्म को छोड़ देंगे और फिर कंपनियों के सहारे और कंपनियों में वास करने लगेंगे, जिससे उनका विकास होगा और यहाँ की प्रकृति का विनाश होगा, जो आज हम सभी के सामने यहाँ पर दिख भी रहा है। ऐसे यहाँ पर कई जल स्रोत हैं। मैंने यहाँ एक लेकिन वो चंदौली जिले में पड़ जाता है, लेकिन बॉर्डर अपना ही है, अपने ही पास में ही है, जिसे हम
जहाँ से हम लोगों की सावन में जल यात्रा गंगोत्री कुंड के नाम से उसको जानते हैं, जहाँ दीवानी कुआं, जहाँ लोग बताते थे कि देवताओं की यहाँ दीवानी लगती थी। और वहाँ पर पूरी योनि की आकार की फटी हुई धरती है, जहाँ से निरंतर जल निकलते रहता है। वहाँ की मान्यता है कि जब कभी भी धरती में भूकंप भूचाल आने की स्थिति होती है तो उस जल को जो है अंदर से आप देख सकते हैं कि उसमें हलचल पैदा हो जाती है और जल थोड़ा हिला जाता है। नहीं तो ऐसे वहाँ का जल बरसात के दिनों में भी नहीं हिलाता है और गर्मी के दिनों में वह जल एकदम ठंडा रहेगा। गर्मी के दिनों में वह जल आपको जो है ठंडा रहेगा और जाड़े के दिनों में वह जल आपको गर्म रहेगा। इस तरह की यहाँ पर। और फिर गुप्ता धाम, जहाँ भगवान भोलेनाथ भस्मासुर से बचने के लिए जिस गुफा का निर्माण किए, जिस गुफा में वो प्रवेश किए, वहाँ भी एक ऐसा बड़ा कुंड है जिसे शीतल कुंड के नाम से जानते हैं और बहुत माने काफी वर्ग क्षेत्र में है, लेकिन वहाँ किसी भी दिन सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। ऐसी वहाँ की प्राकृतिक बनावट, पहाड़ों की बनावट है कि सूर्य उत्तरायण हो जाए चाहे सूर्य दक्षिणायन हो जाए, लेकिन वहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पड़ती। वहाँ गुफा में आप अंदर जाएंगे तो गुफाओं में चौराहा है, जैसे भस्मासुर को भ्रमित करने के लिए उस गुफा का निर्माण एक चौराहा, जिसमें आप अगर आपको आंख बांध करके एक बार इधर से उधर घुमा दिया जाए तो उस आप ये नहीं बता पाएंगे कि हम किधर से आए थे और किधर जाना है। माने चारों तरफ चौराहे की बनावट और देखने में जो दृष्टि है वो एक बराबर लगती है। तो इस तरह से यहाँ पर तमाम अनगिनत गुफाएं हैं। भूतेश्वर दरबार की गुफा है, अमर गुफा है, पिंडारी गुफा है, तमाम ऐसी गुफाएं हैं, तमाम दुर्ग हैं, तमाम जो है यहाँ नलेश्वर महादेव, जहाँ स्वयं कर्मावती नदी बाद में जो कर्मनाशा अपभ्रंश से नाम हुआ, वह स्वयं नदी भी शिवलिंग बनाए हुए है और वहाँ पर सतयुग के प्रमाण भी मिले हैं। वहाँ पर आज से 35-40 साल पूर्व भारत सरकार के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा 6 महीने खुदाई करके वहाँ से तमाम चीजों को संग्रह किया गया, ले जाया गया। तो यहाँ एकदम पूरा माने देवलोक है। ये देवताओं के लिए यूँ कहें कि दुर्लभ है ये क्षेत्र था। तो ऐसी हमारी ये तपोभूमि है और यहाँ से ही हमेशा मानव सभ्यता जो विकसित हुई है या यहीं से विकसित हुई है। आज भी यहाँ पर आप देखेंगे आदिवासी वनवासियों के बीच में जाएंगे तो एकदम सरल और सीधे हैं, जबकि यहाँ पर तमाम आतंकवाद आया, नक्सलवाद आया, एमसीसी आए, बहुत लोग आए, लेकिन वह यहाँ पर टिके नहीं, क्योंकि यहाँ के हमारे आदिवासी वनवासी भाइयों ने उनका साथ नहीं दिया। वह एकदम ईश्वरीय कृपा उनके ऊपर है, वो जानते हैं प्रकृति को क्या है, प्रकृति हमारी। जी जी। तो इस तरह से ये सोनभद्र जनपद हमारा जो उत्तरकाशी का परिक्षेत्र जो 5 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें इस देश के सबसे बड़े बड़े राज्य जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो इनकी सीमा यहाँ पर लगती है। पहले तो 3 ही राज्यों की सीमा यहाँ पर थी, लेकिन बिहार से जब झारखंड अलग हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ, तो कितना बड़ा मध्य प्रदेश है, उसकी एक सीमा लगी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ भी जब हमारा मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ की भी सीमांकन यहाँ से हुआ, उसकी भी सीमा इसी जनपद में। बिहार से अगर झारखंड अलग हुआ तो उसकी भी सीमाएं। तो ये इसकी ऐसी भौगोलिक बनावट और ऐसी प्राकृतिक बनावट है। हम आपको ओम पर्वत के बारे में, यहाँ चूंकि सबसे हमको अवशिष्ट सीजन और जिसे कहा गया है कि ओम से ही व्योम है, ओम से ही सब जगत है, तो ओम पर्वत की जो यहाँ की महिमा है, जो वहाँ पर 24 घंटा अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो वहाँ पल पल की वहाँ जो प्रकृति की जो हलचल है, प्रकृति की जो खूबसूरती है, वह आपको ओम पर्वत से दिखेगी। ओम पर्वत से आप जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो हम सभी सूर्यास्त का दर्शन करने जाते हैं या देखते हैं, तो हम ओम पर्वत से ही यही देख सकते हैं। जो प्रत्येक दिन का यहाँ का सूर्यास्त का नजारा जो है, बहुत ही जो दृष्टि है वो बहुत ही सुंदर होती है, अलग अलग रूपों में होती है। ओम पर्वत से हम सूर्य और चंद्रमा को ग्रह नक्षत्रों के अनुसार समभाव में आपस में मिलते हुए ऐसा लगेगा कि सूर्य कौन है और कौन चंद्रमा है पता है, दोनों लोगों की रोशनी एकदम सेम हो जाती है।
और वो भी हम देख सकते हैं, जो आज वैज्ञानिक भी सबको बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित। तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा को प्रकाशित होते हम वो भी देख सकते हैं। जो सूर्य की फ्लैश, जो सूर्य की किरण जो जाती है चंद्रमा पर और प्रकाश होता है, तो वो भी यहाँ ओम पर्वत से दिखाई देता है। यहाँ ये ओम पर्वत अपने आप में स्वयं जो एक पहाड़ की, जिसे खुड़वा पहाड़ कहा गया है, वेदों में भी खुड़वे बुड़वा से ओम बना है, उसकी भी उल्लेख है। तो यह खुड़वा पुड़वा पहाड़ जो ओम पर्वत का एक रूप बना है, यह दूर शेषनाग की तरह, जब नीचे से देखेंगे तो शेषनाग की तरह से दिखाई देगा। ये दूसरे छोर से देखेंगे तो ये त्रिशूल की आकृति का भी दिखाई देगा, और तीसरे छोर से देखेंगे आप डाला से साइड से उधर से आते समय, तो ये पहाड़ त्रिकोण की तरह दिखाई देगा। माने इस पहाड़ में चारों रूपों का दर्शन पहाड़ देता है, और साथ में खुड़वा बुड़वा, तो इसकी महिमा अलौकिक है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि वहाँ जाने के लिए 5-7 किलोमीटर मोरंग का रास्ता भी नहीं है, जबकि कोई घाट पहाड़ नहीं काटना है। प्रकृति ने स्वयं ऐसा अद्भुत बनाया है कि कोई घाट पहाड़ नहीं काटना है, केवल आप उसमें हल्का सा मोरंग और सोलंग गिट्टी भी डाल देंगे तो रास्ता आवागमन सुलभ हो जाएगा। बहुत दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं, लाखों भक्त सावन में वहाँ जाते हैं, लेकिन उनको जाने का कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो इस तरह से वहाँ पर एक बार भगवान संत की नारायण अवधूत भगवान ने जो है यात्रा के दौरान वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना कर पूजन किया था। अभी वह महामंगलेश्वर नाथ के नाम से वहाँ पर शिवलिंग भी विराजमान है। तो इस तरह से जो है ओम की जो यहाँ पर है उसके बारे में मैंने आपको बताया। चीजें तो यहाँ पर आप पूरा बैठ करके ओम पर्वत से वेदों का अध्ययन कर, वेद लिख सकते हैं। अध्ययन ये है कि वेदों को प्रत्यक्ष यहाँ से देख सकते हैं, पूरी प्रकृति को देख सकते हैं। बरसात के दिनों में आप देखेंगे कि आसमान भी दिखाई देगा, बादल भी दिखाई देंगे और बारिश भी दिखाई देगा। और इतना अद्भुत, जैसे एक बार मैंने एक विद्वान ब्राह्मण को ले गया था जो वेदों का अध्ययन किए, तो उन्होंने देखा और उछल गए, कहे कि ऐसे ही हम लोगों को पढ़ाया गया, यही प्रकृति है। तो मेरा मनोबल और मजबूत होता चला गया, और जितने भी लोग आए, तमाम अफसर आए, अधिकारी, जज, नेता, जो दूर दूर के पर्यटक भी, सब लोगों को मैंने यहाँ पर जो भी अपने तट में आते गए, यहाँ तक कि आप कानपुर IIT के छात्र भी आए, तमाम लोग आए, JSU के लोग, यानी कि सब लोगों ने देखा। और जब उसके बारे में पूरा वर्णन समझे और वहाँ तो कहे कि पहाड़ तो बहुत है, एक से एक ऊंचा पहाड़ है, बड़ा पहाड़ है, लेकिन ऐसा दृश्य हम कहीं नहीं देखते। जो यहाँ से चारों तरफ के जो दृश्य दिखाई देते हैं और जो ओम की बनावट, ओम की आकृति है, वो कहीं नहीं है इस प्रकार। ऐसे ओम के बारे में तो हिमालय में भी पहाड़ बताते हैं, वहाँ भी ओम है। ओंकारेश्वर महादेव जहाँ मध्य प्रदेश में ओमकार की आकृति की, वहाँ भी वो पहाड़ है। तो ऐसे है, लेकिन यहाँ स्पष्ट एक ही जगह पर खड़े होने पर, एक जगह खड़े होंगे, ओम भी दिखाई देगा, संगम भी दिखाई देगा, दुर्ग भी दिखाई देगा। माने पूरी सृष्टि आप देख सकते हैं यहाँ से, जो एक ही जगह पर खड़े होंगे। और ऊपर का जो आसमान है वह आप अन्य जगहों पर देखेंगे तो छत की आकृति आसमान की दिखाई देती है, लेकिन यहाँ का आसमान एकदम गोला दिखाई देता है, और आप नीले गगन को देख सकते हैं ऊपर, चारों तरफ से गोला आसमान दिखाई देगा। साथ ही खुली आंखों से, बिना किसी लेंस और बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के, यहाँ से आप चारों दिशाओं में जो कार्बन की जो मोटी लेयर आसमान में जम रही है, उत्तर में कितना कार्बन है, पश्चिम में कितना है, दक्षिण में कितना है, तो वो भी आप यहाँ खुली आंखों से देख सकते हैं। वो भी एकदम दिख जाता है, मौसम साफ रहता है तो वह भी दिखता है। तो यहाँ की जितना भी आप देख सकते हैं वो सब कुछ ओम पर्वत से दिखाई देता है। जी जी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ओम पर्वत जैसे कोई बाहरी पर्यटक आए सोनभद्र में, जी तो सोनभद्र जिला मुख्यालय से ओम पर्वत कितनी दूर पर है और किस रास्ते से वहाँ जा सकता है, इसके बारे में भी बता दें। ओम पर्वत पर जाने के लिए जिला मुख्यालय से 2-3 रास्ते हैं। जी।
एक रास्ता तो सीधे आप वहां से, और लगभग सबकी दूरी एक बराबर है। जी जी ओम पर्वत पर जिला मुख्यालय से जाने में करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी है। जी चौपन से भी जाएंगे तो 35-40 किलोमीटर की दूरी है। इधर रामगढ़ से भी जाएंगे तो वहीं 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर की दूरी है। जी और जब जिला मुख्यालय सोनभद्र से चलेंगे तो सीधे आप मारकुंडी घाटी उतरेंगे जी और बुरमा मोड़ जी से मीना बाजार होते हुए सीधे चिरुई चले जाएंगे। एक रास्ता तो ये है। जी एक रास्ता उधर से नई बाजार से धधरौल बांध होते हुए और विजयगढ़ दुर्ग होके मच्छंदरनाथ होते उधर से भी जा सकते हैं। जी एक रास्ता ये बड़ी नहर जो है, बड़ी नहर से वार परसोना होके लहुआ संधा होकर के चिरुई जा सकते हैं। जी मतलब वहाँ सेंटर चिरुई है। चिरुई कहीं से भी आप आएंगे, वाहन के द्वारा आपको आना है यदि, जी तो आप चिरुई होकर के ही जाना है। जी और चिरुई से मात्र दूरी वहाँ की 11 किलोमीटर है, जी जी जिसमें 2-3 किलोमीटर तो सड़क गांव तक जहाँ तक है वहां तक है, लेकिन उधर जो है बस उतनी पहाड़ी सड़क है और जंगली सड़क, उस पर न कभी मोरंग डाली जाती है न कभी गिट्टी डाली गई। माने आज तक उस रास्ते पर, जबकि वो एकदम प्लेन रास्ता है, धीरे धीरे चढ़ाई है, चढ़ते ही जाना है। वो माने ये भी नहीं है कि नहीं डाउन में जाना है, आपको हाइट पर जाना है, लेकिन प्रकृति की ऐसी संरचना है कि वो अपने आप निर्मित है। बस केवल हमें उस पर मोरंग और गिट्टी सबसे कम रेट का खर्च का उसको बना सकते हैं। लेकिन आज तक दुर्भाग्य हम लोगों का है कि आज तक कभी नहीं बना। जबकि मैं स्वयं ध्यान आकृष्ट कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय, प्रतिनिधियों को और फॉरेस्ट विभाग के लोगों से भी मैंने इस पर चर्चा और वार्ता किया, लेकिन अभी तक वहां पर कोई रास्ता नहीं जाने को बन पाया है। किसी प्रकार से हम लोग बाइक से या 4 व्हीलर गाड़ियां जो है वो जाती है। सूखे के दिनों में डगा उछाल करके चले जाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में थोड़ा सा संकट बढ़ जाता है। भक्त तो, जो भक्त है वो तो कैसे भी चला जाएगा, लेकिन पर्यटक के लिए थोड़ा कठिनाई है। तो वहां पर थोड़ा सुलभ हो जाए। अभी जैसे सावन का महीना आ रहा है, सावन के महीने में तमाम भक्त जाते हैं। हम लोगों की भी गुप्त काशी दर्शन यात्रा निकलती है, कई गाड़ियों के साथ सब लोग वहां पर जाते हैं। तो अगर ये स्थिति रही तो इस वर्ष तो वहां पर साधन नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैं अभी 10 दिन पहले वहां पर गया था रास्ते को देखने हेतु। तो बरसात अगर होती रही तो गाड़ियां नहीं जा पाएंगी अभी की स्थिति में। और वहां तो केवल 7-8 किलोमीटर की मैंने रास्ता बनाना है, और उसमें हमने कहा भी कि नहीं, मोरंग भी कम से कम डला जाए तो कम से कम आवागमन सुलभ हो जाए। बाकी अपना सरकार अपने हिसाब से बनाती रहेगी। जी जी और तो ये हम अब जानना चाहेंगे कि और इसके अलावा अघोरी का संगम, जैसे बाहरी पर्यटक जो आएंगे तो उनको अघोरी किला या अघोरी का संगम जाना है, तो सोनभद्र से बताएं कि किस दिशा में कितने किलोमीटर किस ओर जाना होगा। सोनभद्र जिला मुख्यालय से चौपन दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा में, और चौपन हमारा जो है एक जंक्शन भी है, जो सोनभद्र जिले का सबसे बड़ा जंक्शन चौपन है। जी जी जहाँ से ट्रेनों का आवागमन हर रूट पर है। कलकत्ता रूट पर है, मुंबई रूट है, दिल्ली रूट है। तो जैसे बाहर के जो है हमारे यहाँ दर्शनार्थी पर्यटक यात्री हैं, वो ट्रेन से जो आते हैं तो वो चौपन से 5 किलोमीटर की ही दूरी पर, यूँ कहें कि चौपन से लगा हुआ ही संगम है पश्चिम दिशा में। जी जी चौपन से लगा हुआ संगम है। जी जी और संगम की महिमा तो हमारे शास्त्रों में बताई गई है जी। उसका हम अध्ययन करके हम उसको जान सकते हैं उनके बारे में। और यह हम कह सकते हैं कि प्रयाग में माँ गंगा, माँ यमुना और सरस्वती हैं, लेकिन सरस्वती अदृश्य हैं, परंतु यहाँ पर सोन और रेणु बिजुल ये तीनों प्रत्यक्ष रूप से हैं, जो दिखाई देते हैं। जी 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 और विजयगढ़ किला जाना हो तो पर्यटक किस मार्ग का इस्तेमाल करें? जो ओम पर्वत जाने का जो रास्ता है और मच्छंदरनाथ जाने का जो रास्ता है, जी जी वही रास्ता विजयगढ़ दुर्ग भी जाता है।
इधर से भी अगर चौपान वगैरह से आते हैं तो गुरमा मोड़ से चिड़ुई पल्हारी होकर के विजयगढ़ दुर्ग जा सकते हैं। जी सोनभद्र मुख्यालय से पूरब दिशा में आए तो नई बाजार, चतरा, जी रामगढ़, सिलथम, पटना किधर से भी होकर के वहां जी पर जा सकते हैं। जी 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 और एक चीज मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जो हमारा ये त्रिवेणी संगम है, जी त्रिवेणी संगम का एक विशेषता और महत्व यह है कि यहाँ पर प्रत्येक दिन जी सूर्योदय के पहले ओम पर्वत की छाया पड़ती है इस संगम पर। इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि जी सीधे ओम पर्वत की छाया प्रत्येक दिन इस पर संगम पर पड़ती है, जिससे उसका महत्व और उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। जी जी ये सूर्योदय के वक्त होता है ऐसा? हाँ, सूर्योदय के समय आप संगम में ओम की छाया को अपने शरीर पर भी सुबह के टाइम में ले सकते हैं। जी तो वहाँ की अद्भुत सब कुछ जो ऐसे ही हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों ने नहीं बताया है, इसका उल्लेख भी किया है, वो प्रत्यक्ष हम देख भी सकते हैं वहाँ पर जाकर। जी जी जो फासिल्स है सोनभद्र का, जो सबसे प्राचीनतम फासिल्स है जीवाश्म, जी, यहाँ पहुँचने के लिए किस मार्ग का इस्तेमाल करें? उसके लिए भी वही है, जिला मुख्यालय से मारकुंडी घाटी नीचे उतर के दक्षिण? 5 किलोमीटर जी बगल में है वहीं पर। और वो जीवाश्म की भी एक विशेषता यह है कि वह ओम पर्वत, त्रिवेणी संगम और कर्णकोट जी के बीच में है। माने वह सेम दूरी है, जैसे वहां से आप त्रिकोण बनाएंगे तो दक्षिण और पश्चिम का कोना लेकर के संगम पड़ेगा, पूरब और दक्षिण का कोना लेकर के ओम पर्वत आएगा, और फिर उत्तर और पश्चिम का कोना लेकर के कर्णकोट आएगा, जहाँ कर्णमुनि की तपस्थली है और जहाँ से भारत, जिसके नाम से भारत देश पड़ा, उनका शिक्षा दीक्षा लालन पालन हुआ है। कर्ण मुनि की जो तपोस्थली है, उसके जगह पे जी, पहुंचना है पर्यटकों को, तो कैसे पहुंचेंगे? उनको पहुंचने के लिए जिला मुख्यालय से पश्चिम दिशा में और मऊरा, जो दीक्षा विद्यालय है, और मऊरा से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर कर्णकोट है, पश्चिम दिशा की तरफ? पश्चिम दिशा की तरफ। जी जी आपने अभी चर्चा किया था इनका नरोदेश्वर महादेव, तो यहाँ नलेश्वर, हाँ जी जी, तो यहाँ नलेश्वर जी नलेश्वर महादेव पहुंचने के लिए जिला मुख्यालय से पूरब दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर जी नलेश्वर महादेव परसिया गांव के बगल में से जी होकर के जाया जा सकता है। जी 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 और छिपाताली, जो छिपाताली है, वो अभी आप जो है जिला मुख्यालय से पूरब दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी पर छिपाताली में जा सकते हैं। जी और ये गंगोत्री कुंड जो दीवानी चुआ है, वो भी आप जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर पूरब दिशा में ही जा सकते हैं। जी जी आप काफी अरसे से गुप्त धाम के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं, इसके बारे में हमें बताएं कि अब तक शासन स्तर पर आपने क्या पहल की, शासन स्तर से क्या भरोसा दिलाया गया, उस संदर्भ में क्या कुछ हुआ या अभी सब इसी तरह से चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, इसके बारे में जब हम लोगों ने शुरुआत किया कि यह स्थलों की रक्षा और संरक्षण कैसे किया जाए, तो हम लोगों ने एक यात्रा निकालना शुरू किया जी और यह यात्रा सावन, पवित्र पावन सावन मास में पंच तत्व की रक्षा करने हेतु 5 दिवसीय 622 किलोमीटर की यात्रा हम लोग निकालते हैं, जिसमें पिछले वर्ष यहाँ पर अभी तो कहीं किन्हीं स्थलों पर बोर्ड तक नहीं लगा हुआ था, तो उन जितने भी यहाँ के प्राचीन स्थल हैं, उन स्थलों पर बोर्ड लगा हुआ है, लगाया गया। अभी बहुत सारे स्थलों पर बाकी रह गया है और कुछ जगह यहाँ पर चयनित भी हुए हैं, जिनका संपूर्ण विकास करने की बात हो रही है। धन भी कुछ जगहों के लिए आवंटित भी हो गया है और कुछ जगहों पर यात्री सेट का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन यहाँ एक कठिनाई सबसे बड़ी फॉरेस्ट विभाग के द्वारा खड़ी कर दी जा रही है। जो हमारे प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, वहाँ सुविधाओं के लिए
अभी हम आपको बता दें, विजयगढ़ दुर्ग पर इतना बड़ा दुर्ग है जहाँ राजा निवास करते थे, जहाँ से आबादी पॉपुलेशन, और जहाँ आज भी लोग वहाँ दर्शन पर्यटन के लिए जाते हैं। वहाँ एक शौचालय का निर्माण हो रहा था। वह शौचालय का निर्माण भी फॉरेस्ट विभाग ने जाकर के वहाँ पर रोक दिया। तो इतना बड़ा, जब जहाँ पर ये फॉरेस्ट हो ही नहीं सकता, जब जहाँ आबादी आजीवन रही हुई है वो फॉरेस्ट में कैसे हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें गोलमोल की गई है और गोलमोल करके लोगों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और इस तरह से कठिनाइयां पैदा की जा रही है। लेकिन इस पर लगातार प्रयास जारी है। आंशिक रूप से थोड़ा भी सहयोग यहाँ पर अगर कोई कर रहा है तो वो हमारे जनप्रतिनिधि सदर विधायक जो है वो इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेते हैं। वर्तमान सदर विधायक जी, वर्तमान सदर विधायक जी हैं जी, तो वो अपना इस पर संज्ञान लेते रहते हैं। लेकिन जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें तमाम अड़ंगेबाजी। कल हमारी उनसे बातचीत भी हुई थी जी। तो वो कहे कि जो है नहीं, अभी इस पर काम हो रहा है, फॉरेस्ट वाले अभी तैयार हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे जो है क्या होता है इस पर, कि कितना इन सब रास्तों को सुगम बनाया जाता है। वैसे हम आपको बता दें, जब से सोशल मीडिया के माध्यम से चीजों को बाहर किए तो तमाम ऐसे देश विदेश के तमाम ऐसे पर्यटक और तीर्थयात्रियों ने मुझे फोन भी किया कि कैसे आना है, आप उसका कैसे पैकेज बनाए हैं, क्या उसकी व्यवस्था है। तो मैंने कहा अभी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा जगह अवेलेबल हो जाए। जैसे हम बाहर के लोगों को बुलाए, 40 किलोमीटर हम वहाँ उनको कैसे ले जाएंगे, वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। तो इस तरह की सारी चीजों को अभी ध्यान में करके किया जा रहा है। और ऐसे ही अगर आप सभी लोगों का इस पर ध्यान आकर्षित हुआ और सहयोग हुआ तो निश्चित ही हम लोग इसमें सफल होंगे। और मानव जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, और मानव सभ्यता जो विकसित करनी है, वह सब हम लोग धीरे धीरे इस पर काम करेंगे। इसमें एक और अंत में आप बता दें कि जो शक्तिपीठ है, आध्यात्मिक केंद्र है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, एक तरफ बहुत ही समृद्ध है और दूसरी तरफ यहाँ की जो जनता है अत्यंत जरूरतमंद है, अभावग्रस्त है, निर्धन है, गरीब है। तो क्या इन आध्यात्मिक केंद्रों को, शक्तिपीठों को विकसित करके उनकी गरीबी में कमी की जा सकती है, उनकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है? इस पर थोड़ा प्रकाश डाल। जी बिल्कुल, एकदम इस पर सबसे ज्यादा अगर किसी का विकास होगा तो यहाँ के गरीबों का ही विकास होगा। क्योंकि यहाँ के जैसे हमारे वन क्षेत्र में यहाँ चिरौंजी है, हर्रा है, बहर्रा है, लासा है, तमाम ऐसे माने सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियां हैं जो कौड़ियों के भाव में यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा खरीदी जाती हैं। अगर यह डेवलप होगा तो दूर दूर से लोग आएंगे और यहाँ पर यह जो स्वयं यहाँ की पैकिंग करके आदिवासी वनवासी भाई बंधु जो है वह अपना जो हमारे केंद्र है वहाँ पर उन चीजों को देंगे तो उनको उचित मूल्य भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज की जो पर्यटक आ रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं, यात्री आएंगे तो ये अपने ठेला खुमचा पर चना है, मूंगफली है, तमाम खाने पीने की जो आवश्यक चीजें हैं वो भी उससे भी रोजगार प्राप्त करेंगे। और तमाम जो आप तो देख ही रहे हैं कि काफी बनारस में क्या है, लेकिन एक बाबा विश्वनाथ की देन है कि वहाँ पर लाखों लोग खाली विश्वनाथ बाबा के नाम से अपना भरण पोषण और जीविकोपार्जन कर लेते हैं। जी जी। तो यहाँ तो तमाम ऐसे स्थल हैं जिनके वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ के गरीबी भी दूर होगी और वह स्वयं में आत्मसात अभिभूत होंगे कि हमने जो है इतनी अच्छी जगहों का दर्शन किया, उनके भी मन और पवित्र होंगे। आदरणीय चौबे जी, अंत में यह हमसे बताएं कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार इस संदर्भ में उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वे किस तरह का प्रयास करें जिसकी वजह से इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो? भारत सरकार और प्रदेश सरकार को यहाँ के जो स्थल है उन पे जाने के लिए मात्र सड़क का निर्माण हो जाए, अच्छी सड़क, थोड़ा चौड़ी सड़क हो जाए जी। और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से यहाँ बहुत ज्यादा बिल्डिंगें और उसकी बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल हल्का हल्का जगह पर केवल बैरिकेटिंग कर दें, चीजों को एकदम प्राकृतिक रहने दें, केवल बैरिकेटिंग कर दिया जाए कि यहाँ से आप आगे नहीं जाएंगे, इतने तक आपकी सीमा है। और थोड़ा उससे उसमें खूबसूरती हो जाएगी और बिजली की व्यवस्था
कुछ जगहों पर, या सोलर प्लेट के ही माध्यम से वहाँ बिजली पहुंचाई जाए। हम नहीं कहते हैं कि तार के माध्यम से या प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट करके बिजली उत्पन्न हो और उसका हम उपभोग करें, हम उस पर अपना नहीं रखते। हमारे यहाँ तो खुद इतना पावर है सूर्य भगवान का कि खाली हम एक प्लेट रख दें तो जितना चाहे उतना बिजली हम ले सकते। तो सोलर प्लेट के लगवा दे और वहाँ पर एक हाल बना दे जिसमें बरसात होने लगे, जाड़ा होने लगे, धूप लग जाए तो उसमें आदमी एक ठहर ले, छांव हो जाए, बाकी सब अपने आप डेवलप हो जाए। सरकार को यहाँ बहुत भारी भरकम बजट की जरूरत ही नहीं है। एकदम नॉमिनल बजट पर यहाँ के सारे पर्यटन स्थल एकदम खूबसूरती में आ जाएंगे। इस गुप्त काशी के क्या कुछ ऐसे भी केंद्र हैं जहाँ रोपवे का निर्माण करके, जैसे अन्य प्रदेशों में है जी, उससे कम यहाँ प्राकृतिक छटा नहीं है, आध्यात्मिक केंद्र नहीं है, बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर। क्या रोपवे का निर्माण करके भी इन सारे केंद्रों को आपस में जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। जी जी। इसमें जैसे आप चौपन आएंगे तो चौपन से ही रोपवे हम बना सकते हैं। जी जी। चौपन में से रोपवे बना करके हम त्रिवेणी संगम, दुनिया के सबसे प्राचीन जीवास, कर्णकोट, अघोरी दुर्ग, विजयगढ़ दुर्ग, बाबा मच्छिंद्रनाथ की तपस्थली, गोमुख, ओम पर्वत, इतना रोपवे हम एक जगह से बना सकते हैं। और भूतेश्वर दरबार, अमर गुफा, ये सब का रोपवे बनाया जा सकता है। जी जी। और इतना सुंदर लगेगा कि जैसे यहाँ पर एक तरफ से ट्रेन से उतरेंगे, फिर सोन नदी में नाव से पार होंगे, फिर नाव के बाद झूलन टाली से ऊपर जाएंगे। तो इस तरह से उनको स्टेप बाई स्टेप हर साधनों से उनको गुजरना होगा, तो उसकी अलग ही छटा आएगी और अलग ही आनंद प्राप्त होगा पर्यटकों और दर्शकों को। जी जी। और इस चर्चा को पूरा करें उससे पहले हम आपसे बाबा शिव द्वार के संदर्भ में भी कुछ चर्चा कर लें, उनके बारे में भी आप कुछ बता दें। शिव द्वार बाबा तो वहीं से शुरू होता है, गुप्त काशी की शुरुआत शिव द्वार से लेके गुप्तका धाम तक, यह पूरा जो अपनी गुप्त काशी है भगवान भोलेनाथ का वह प्रवेश द्वार रहा है। और शिव द्वार के बारे में महिमा परम्पार है। आज भी वहाँ जो शिव पार्वती की प्रतिमा है वह अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। उस तरह की प्रतिमाएं दुर्लभ है। और वहाँ कुछ जागरूक लोग वहाँ पर, उन लोगों ने वहाँ पर कुछ डेवलप करा दिया है। तो एक शिव द्वार धाम वहाँ पर अच्छा लगता है। वहाँ पर सावन में लाखों लाख कंवरिया गंगा जल विंध्याचल से गंगा जल लेकर के मिर्जापुर से गंगा का जल लेते हैं, फिर इधर राम सरोवर विजयगढ़ दुर्ग का जल लेते हैं। तो ऐसे वहाँ पर लाखों लाख लोग प्रत्येक श्रावण में जाते रहते हैं। और शिव द्वार की बहुत ही अच्छी वहाँ पर स्थल है, वहीं से भगवान भोलेनाथ का प्रवेश द्वार है, ऐसी मान्यता है। जी जी। तो इसी के साथ हम बात यहीं पर पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस सोनभद्र और गुप्त काशी को पूरे भारत में या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सब लोग देख करके जान सुन करके इसकी महिमा को जानेंगे, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जी।